हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत ज्योग्राफी का चैप्टर यानी भूगोल का चैप्टर जो हमारा यहाँ हमारे समक्ष आया है एग्रीकल्चर, जो कि कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये एमसीक्यू हर एक जगह पर महत्वपूर्णता रखता है, क्योंकि आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यू का प्रयोग किया जा रहा है। और सीबीएसई ने भी आपके समक्ष जो है 20 मार्क्स का एमसीक्यू रखा है और 20 मार्क्स प्राप्त करना सभी बच्चों के लिए प्राथमिक रह जाता है। और आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लाया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत भूगोल का यह चैप्टर जो हमारे समक्ष आया है एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह महत्वपूर्ण रखता है। और एमसीक्यू का अपना ही एक विशेष महत्व रखता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा एमसीक्यू क्या है आज। देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू आया है, वो कहता है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप जूमिंग को डैश में बेबर या दहिया कहा जाता है। यानी देखा जाए तो झूमिंग जो कृषि की जाती थी उसको जो है बेबर और दहिया किस राज्य में कहा जाता है। झूमिंग कृषि का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर कृषि जो होती है एक क्षेत्र में की जाती है, जब वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है यानी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है तो जो है लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और उस क्षेत्र को जो है बंजर भूमि घोषित कर दी जाती है और वो दूसरे जगह फिर जाते हैं, वहाँ पर वन को साफ करते हैं और वहाँ पर फिर से कृषि करते हैं। तो इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर पूछ लिया है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को हम डैश में बेवर या दहिया कहा जाता है, किस राज्य में कहा जाता है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस राज्य में जो है बेवर या दहिया कहा जाता है। आप पहले सबसे पहले आंसर इसका सोचिए और अपने जो है नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाद में आप अपना आंसर जो मैच कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया कितना गलत गया। इससे जो है आप पेपर की तैयारी का जो है अच्छे से जो है यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए भारत में खेती का एक अदीम रूप, ये क्वेश्चन जिस बच्चों को पता होगा, नॉलेज होगा, वही आंसर दे सकती हैं कि झूमिंग को किस राज्य में वेवर या दहिया कहा जाता है। देखिए उड़ीसा में तो नहीं कहा जाता है जी, तो कंफर्म हो गया कि उड़ीसा नहीं है और न ही छत्तीसगढ़ है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को भी नहीं कहा जाता, तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन डी रह गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को हम बेवर या दहिया के नाम से भी जाना जाता है, तो आप डी के साथ जा सकते हो। डी जो है सही आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। चलिए ठीक बात है कि रबी की फसलें जो है सर्दियों में बोई जाती है
ये अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। आपने देखा भी होगा गेहूँ भी इसी में से आता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है स्टेमली, तो आप यहाँ अगस्त से किस महीने तक इसको काटी जा सकती है? क्या अप्रैल से अगस्त काटी जा सकती है, या अप्रैल से जून, या अप्रैल से मई, या डी अप्रैल जो है से जुलाई? तो ये काफ़ी मिलता जुलता यहाँ ऑप्शन है। कहते हैं थोड़ा समझ की ज़रूरत है कि अप्रैल से कितने महीने तक काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट पहले कर लीजिए, जो आपको जो है समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो दोस्तों ये बात सही है। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगस्त सोच रहे होगे तो अगस्त तो काफ़ी दूर हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जून, तो जून काफ़ी हद तक अप्लीकेबल है, लेकिन मई भी अप्लीकेबल है, बट मई को हम इतना नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन के रिगार्डिंग हमें चलना है। जुलाई है तो जुलाई भी काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसका सही होगा बी सही है, क्योंकि गर्मी में अप्रैल से जून तक काटी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो हुआ बी सही गया, जून। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि हरित क्रांति किस किस राज्य में सफल हुई, तो इसका आंसर देना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ कि ऑप्शन देखिए क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। अब देखिए ऑप्शन में भी इन्होंने काफ़ी जो है एक अजीब सा जो है द्वंद्व दे दिया है। अब देखिए मध्य प्रदेश और डी अलग दे दिया है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दे दिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो सोचने वाली बात ये है कि एग्जामिनर ने दो ऑप्शन एक जैसे क्यों रखे, और सिर्फ इसमें पश्चिम और पूर्वी का ही फ़र्क है। तो इसका मतलब सी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ सोच में अगर हम लगाएं तो सी और डी एलिमिनेट हो गया, या सी और डी ही ऑप्शन होगा सही, क्योंकि अगर हम ए को अगर एलिमिनेट करते हैं तो बी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि दोनों तो एक ही राज्य के नाम बता रहा है यहाँ पर। तो सोचिए कौन सा आंसर सही होगा, और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आप तो नोट कर लिए होगा, मैं देखता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और डैश राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुआ। तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ये सफल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सफल हुई? पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? अब ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्वी क्षेत्र के साथ जाओगे, लेकिन हरित क्रांति तो हुआ तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, टोटली कंफ्यूज कर दिया है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्व के साथ जाओगे, क्योंकि हुआ तो चार राज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे जहाँ हरित क्रांति हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसको काफ़ी सफल देखने को मिला। तो आप यहाँ पर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग में रखना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति काफ़ी सफल रही। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हो जहाँ हरित क्रांति सफल हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसल उगाई जाती है। बात सही है कि विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसलें उगाई जाती है और इसकी कटाई डैश में की जाती है। अब देखिए लगाने की तो बात यहाँ एग्जामिनर ने बता दी कि खरीफ फसलें जो है मानसून की शुरुआत में लगाई जाती है, जैसे कि बरसात शुरू होता है मानसून, जिसमें धान भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसकी कटाई की समय काल क्या बताया गया है? मानसून देखिए तो जून जुलाई से स्टार्ट होती है, जून जुलाई अगस्त के जून जुलाई से स्टार्ट होती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चलिए खरीफ फसल
मानसून की शुरुआत से लगाई जाती है, यानी जून जुलाई से लगाई जाती है, लेकिन हमसे कटाई पूछ लिया है। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। जब जून और जुलाई लगाने का टाइम है तो इसको हम कटाई के रूप में कैसे देख सकते हैं, यानी ए और बी जो है टोटली एलिमिनेट हो गया इस क्वेश्चन से। अब चलिए दो ऑप्शन आपके समक्ष रह गया कि सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ दो के क्वेश्चन ऑप्शन रह गया आपके समक्ष। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए कि बाद में देखिएगा कितना आंसर आपका सही गया है। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, एलिमिनेशन कीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन जो होते हैं गलत रहते हैं, जो आपको समझना होता है। अब यहाँ पर मानसून की शुरुआत, अब मानसून देखिए जून जुलाई से ही शुरू होता है। तो जर्नल सी बात है, जब जून जुलाई में स्टार्टिंग ही होता है, फसल लगाने का टाइम होता है, तो हम जून जुलाई में तो काट तो सकते नहीं है। तो इसका मतलब ए बी जो है एलिमिनेट है, हमारे समक्ष जो है सी और डी रह गया। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में भी काटा जा सकता है और सितंबर अक्टूबर में भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक महीने का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसका जो है सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर जो है खरीफ फसल को काटने का एक समय बहुत अच्छा है, और इस समय सितंबर अक्टूबर में जो है फसलों को काटी जाती है। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। देखिए क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, यानी एक वर्ष में धान के 3 फसल उगाई जाती है, और ये है ओस, अमन, बोरा। ओस, अमन, बोरा, यानी ये 3 फसलों के नाम हैं, ओस, अमन, बोरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछ लिया है कि वो तीसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर चावल की जो है 3 फसल एक साल में की जाती है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ के लिए है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है और आपके इंटेलिजेंसी का भी चेक करने का एक तरीका है। देखिए असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसे हम ओस, अमन, बोरा कहते हैं। तो देखिए बात है यहाँ पर फसलें उगाने की। तो देखिए अगर आपको पता होगा तो हरियाणा में तो 3 फसलें चावल की नहीं उगाई जाती, तो हरियाणा तो एलिमिनेट है। अगर हरियाणा एलिमिनेट करते हो तो पंजाब भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी नहीं देखने को मिलता है हमें, ठीक है। पंजाब में भी इतने रेनफॉल होते नहीं, क्योंकि चावल की जो धान की फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कई जब टाइम में सूखा ही रहता है, तो उत्तर प्रदेश को भी आप नहीं जो है इसके अंतर्गत ले सकते हो कि धान खेती साल में 3 बार की जा सके। तो एक ही ऑप्शन शेष रह गया है, बी पश्चिम बंगाल। यानी देखा जाए तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, और इसे ओस, अमन, बोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लिख सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि आपने सही दिया कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है दूसरा नंबर पे है। ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन पहला स्थान किसका है, ये क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि भारत के बाद दुनिया में दूसरा स्थान भारत को प्राप्त है, तो पहला स्थान किसको प्राप्त है? क्या ए इंडोनेशिया को प्राप्त है, कि बी जापान को कहते हैं, या सी मलेशिया को कहते हैं, या डी चीन को कहते हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आप आंसर समझ सकते हो और अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको देखना है कितना आंसर आपका सही गया, कितना गलत गया। तो क्वेश्चन क्लियर है। भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंडोनेशिया तो है नहीं, यानी इंडोनेशिया इसमें है नहीं सम्मिलित। उसके बाद देखिए बी जापान, तो जापान भी सम्मिलित नहीं है। अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया भी सम्मिलित नहीं है।
तो इसका मतलब चीन। आपको बता दूं मैं कि चीन जो है पूरे विश्व में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। चावल के उत्पादन में चीन का नंबर 1 स्थान है। उसके बाद कोई देश का अगर नाम आता है तो वो है भारत का। यानी चीन जो है चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। तो डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्वेश्चन क्लियर और डायरेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है, क्या बी चना है, सी बाजरा है या डी कपास है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, आपने मैं समझ लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है कि चना है या बाजरा या कपास। जैसा कि आपको पता होगा कि रबी की फसल में कपास तो आता नहीं है, कपास तो नहीं आता है, ये तो चलो मैं बता सकता हूँ। और बाजरा भी जो है रबी की फसल में नहीं आता क्योंकि सारे बाजरा चावल ये सब जो है खरीफ फसल है। चावल बाजरा कपास सब खरीफ के फसल है। तो इसका मतलब इसका बी चना सही होगा। चना जो है रबी का फसल है तो इसका आंसर हो गया बी चना। तो बी चना के साथ आप जा सकते हो। इसका आंसर बी जो है चना इज अ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना। ठीक है, ऑप्शन देखिए चावल और मक्का, बी गेहूँ और दालें, सी चाय कॉफ़ी केला और गन्ना, डी चावल और गेहूँ। तो आप अपना आंसर सोचिए, अपना कॉपी पे नोट कीजिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाने की बात है दोस्तों। यहाँ पर पूछ लिया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वृक्षारोपण फसलें यानी पेड़ों को रोपा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चावल जो है एक तरह का वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, न ही गेहूँ है। जैसे ही हमने चावल और गेहूँ को एलिमिनेट किया, इसका 3 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। ए में देखिए चावल यूज़ है, बी में भी चावल है और डी में भी गेहूँ है। यानी ए में चावल हो गया, डी में भी चावल है और बी में गेहूँ है। तो गेहूँ और चावल जो है एक तरह का जो है वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, ये वृक्षारोपण फसल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही गया। चाय कॉफ़ी केला गन्ना जो है एक तरह का वृक्षारोपण फसल है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन सही है। चाय कॉफ़ी केला और गन्ना एक वृक्षारोपण फसल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में कृषि के बारे में सही सुमेलित जोड़ी का चयन करें। यानी ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो का सही है, जो सही मैचिंग की गई है। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से मैचिंग यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये जो है रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्या ये ऑप्शन सही है। या चना जो है धान की फसलें हैं, चना जो है धान की फसलें हैं। सी ओस अमन और बोरा सरकारी एक योजना है। या डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन में वृद्धि है। अब देखिए इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल दिया हुआ है। सुमेल का मतलब है कि आपको मैचिंग सही कौन सा है। तो आप अपना आंसर सोचिए और अपनी नोटबुक पे पहले नोट कर लीजिए, बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा, समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात देखें तो डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन वृद्धि की बात तो नहीं कह सकती, तो डी तो जो है गलत है। ओस अमन बोरा जो है देखा जाए तो हमने पहले भी इसके बारे में जाना है समझा है। ठीक है, ओस अमन बोरा जो कि एक फसलों के नाम है जो साल में 3 बार उगाई जाती है गेहूं का, तो ये सरकारी योजना तो हो नहीं सकती, तो ये गलत है। ठीक है, धान या चना की फसलें, तो ये भी सुमेल गलत है। इसका मतलब हमारे समक्ष एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ए रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, ये ऑप्शन सही है। यानी ए ऑप्शन सही है कि रबी फसलें बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमानों पर उगाई जाती है? किस तरह का है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है, यानी एक प्रणाली है जो बड़े फसलों के क्षेत्र पर उगाई जाती है? क्या स्थानांतरित कृषि कहलाती है वो, या वृक्षारोपण कृषि कहलाएगी, या बागवानी, या गहन कृषि? किससे अधिक उत्पादन होगा? क्वेश्चन क्लियर है, किससे जो है इनमें से अधिक उत्पादन की बातों को कहता है? तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? क्या हम उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं? क्या आप सोच रहे हो कि वृक्षारोपण कृषि है, या सी बागवानी है, या डी गहन कृषि है? गहन कृषि का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में हम गहन लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्थानांतरण कृषि एक जगह से दूसरे जगह जाके किया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। और गहन कृषि यानी कितना अधिक कृषि कीजिएगा, गहन करिएगा, तो डी भी है, एलिमिनेट हो गया। अब रह गया बी और सी। बागवानी तो पता ही होगा, और वृक्षारोपण तो पता होगा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उससे हम कृषि लें। तो देखा जाए बागवानी भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब बी सही है, वृक्षारोपण कृषि। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का। काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है बी, वृक्षारोपण कृषि, जिससे हम अधिक फसलें पर उगाई जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्व है। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? क्या ए मिट्टी की उर्वरकता, बी मानसून, या सी अनुकूल माहौल, डी पर्याप्त पूंजी? तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, समझने वाली है। आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पर पहले नोट कीजिए। ठीक है, आप नोट भी कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि कौन सी स्थिति जो है अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं की बात कर रखा है। तो मिट्टी की उर्वरकता जरूरी है, यानी अदीम निर्वाह खेती के लिए ज़रूरी है। मानसून भी ज़रूरी रखा जाता है, और अनुकूल माहौल होना ये तो बहुत ही उत्तम बात है। तो यहाँ पर तो तीनों ऑप्शन सही गया, यानी डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नहीं की बात कहा गया, इसलिए जो है डी गलत है। अपर्याप्त पूंजी, ये बात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अदीम निर्वाह खेती के लिए मिट्टी की उर्वरकता, मानसून, अनुकूल माहौल चाहिए, लेकिन नहीं क्या चाहिए? पर्याप्त पूंजी की इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात की बात है, ना कि इसके अंतर्गत है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी ज़रूरी था। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी तिरपान सेंटर बहुत कुछ लाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसे सोचना नहीं है, जितना हो सके शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात दोस्तों, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हर एक क्लास के वीडियो आपको यहाँ नज़र आती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।